पॉसिबल है तो क्यों नहीं, पॉसिबल है तो क्यों नहीं है, वो सब हम फाइंड नहीं कर सकते। फिर एक और लिमिटेशन कौन सी है, फर्स्ट लॉ डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन, की प्रोसेस है तो कौन सी डायरेक्शन में होगी, ये हम फर्स्ट लॉ से डिफाइन नहीं कर सकते। सो अभी आप देखो कि ये क्या है, हॉट रिजर्वर है, सो फर्स्ट जो फिगर है उससे कोल्ड रिजर्वर, सो हीट फ्लो अपर से लोअर, हॉट से कोल्ड में हो सकता है, बट ये सेकेंड केस है, कोल्ड से हॉट में हीट का फ्लो नहीं हो सकता। तो ये फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन है कि वो डायरेक्शन नहीं बता सकता। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो, फिर फर्स्ट लॉ की तो कुछ लिमिटेशन है, सो उस पर से साइंटिस्ट ने फिर सेकेंड लॉ डिफाइन किया कि एक और कोई नया लॉ डिफाइन करे कि जो ये बता सके कि प्रोसेस सिर्फ यही डायरेक्शन में होगी, और यही डायरेक्शन में होगी, कोई एक डायरेक्शन में होगी तो ये होगी, तो उसका क्या रीजन है कि प्रोसेस सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी बट दूसरी डायरेक्शन में नहीं होगी। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक तो हमें ये बताता है कि ये डायरेक्ट विच प्रोसेस अकर और विच प्रोसेस नॉट अकर, कि कौन सी प्रोसेस होगी और कौन सी प्रोसेस नहीं होगी। और अगर हीट का फ्लो ज्यादातर जनरली होता है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, तो ऐसा क्यों है वो हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिफाइन कर सकते हैं। भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक तो पहले साइंटिस्ट ने ये हीट इंजन वो सब बना दिया, फिर उस पे से डिफाइन किया कि अभी कैसे हो सकता है अगर हम प्रैक्टिकल कोई मशीन बनाए, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वे में डिफाइन किया बट सबका मीनिंग सेम ही है। सो लॉर्ड केल्विन ने कैसे बताया कि इन ए हीट engine working substance absorb the heat from the source, convert the part of it into mechanical work and reject the rest of it at a sink at lower temperature। तो ये हमने देखा कि हीट इंजन में वो पहले सोर्स से हीट गेन करेगा, फिर कुछ मैकेनिकल वर्क करेगा और फिर सिंक में हीट लूज करेगा। सो नो इंजन विल वर्क, ये सारे फिर केल्विन ने वो कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन स्टडी किया, उस पर से उसने कुछ कंक्लूजन निकाले। तो फिर उसने क्या बताया कि नो इंजन विल वर्क इफ सोर्स एंड सिंक आर एट सेम टेम्परेचर। सो वो हमने कल देखा था कि T1 और T2 हमारे सेम हो जाएंगे तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। सो कोई भी इंजन अगर सोर्स और सिंक हम सेम टेम्परेचर पे रखेंगे तो काम नहीं करेगा। फिर no engine has ever been constructed which converts all the heat absorbed from the source into work without rejecting the part of it to the cold body। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा मशीन नहीं होगा कि वो सिर्फ सोर्स होगा उसमें कि वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और मैकेनिकल वर्क करेगा बट वो हीट रिजेक्ट नहीं करेगा, तो ऐसा कोई भी मशीन पॉसिबल नहीं है। सो लॉर्ड केल्विन ने फिर ये सबसे क्या कंक्लूजन निकाला कि इट इज इम्पॉसिबल टू गेट अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क फ्रॉम अ बॉडी बाय कूलिंग इट टू टेम्परेचर लोअर देन इट्स सराउंडिंग। इसका मतलब ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आप सिंक का टेम्परेचर 0 कर दो या तो फिर सिंक ना हो, इसका मतलब सिंक ना हो तो क्या होगा, सिर्फ एनर्जी सोर्स से गेन करेगा, मैकेनिकल वर्क करेगा, एनर्जी गेन करेगा, वर्क करेगा, बट ऐसा आइडियली पॉसिबल नहीं है कि विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी हमें कुछ वर्क मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये उसने कार्नोट इंजन से डिफाइन किया कि सोर्स सिंक होगा फिर कुछ एनर्जी तो उसमें लॉस होगा ही होगा। सेकेंड, प्लांक ने क्या किया, फिर एक प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने, उसने भी कार्नोट इंजन स्टडी किया और उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि it is impossible to construct an engine which working in a complete cycle will produce no effect other than absorption of heat from reservoir and convert into equivalent amount of work। so दोनों का कहने का मतलब सेम है, सिर्फ दोनों ने कुछ स्टेटमेंट या फिर कुछ वर्डिंग चेंज किया है। तो उसने भी ये किया कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एनर्जी का एब्जॉर्बर हो, रिजर्वर माने सोर्स और सिंक, उसको कंबाइनली कुछ रिजर्वर बोलते हैं क्योंकि एनर्जी वो स्टोर करते हैं इसीलिए। तो सिर्फ वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उस वही एनर्जी, जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसका टोटली हमें वर्क डन करके देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ने ये बताया कि क्या पॉसिबल नहीं है हीट इंजन के लिए। सो ये दोनों फिर केल्विन और प्लैंक दोनों ने सेम चीज बनाई, तो फिर दोनों का सेम एक कंबाइंड स्टेटमेंट बना कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन which operating in a cycle has solo effect of absorbing heat from reservoir and performing an equivalent amount of work। so तीनों स्टेटमेंट सेम है
कि तीनों का मतलब यही है कि एनर्जी लॉस के बिना कोई भी इंजन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट आए क्लूसियस, उसने क्या बताया कि ये तीनों सेकेंड लॉ है, उसपे से ये तीनों सेकेंड लॉ, उसने ये बताया कि क्या पॉसिबल नहीं है, राइट। So it is impossible for self-acting machine working in a cyclic process to transfer heat from lower temperature to a body at higher temperature। तो क्लूसियस ने ये बताया कि कोई भी मशीन है सेल्फ एक्टिंग, मतलब मशीन अपने आप काम कर रहा है, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस, तो हीट का फ्लो लो टेम्परेचर वाले से हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं। अगर कोई मशीन अपने आप काम कर रहा है तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, क्योंकि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। सो इजी वर्ड में ये बता दिया उसने कि हीट कैन नॉट फ्लो ऑफ इट सेल्फ फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट का अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो ये कौन सा है कि इसका मतलब इसने ये बताया कि इंजन हमेशा हॉट से कोल्ड बॉडी में जाएगा, उसका हीट का ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जाएगा तो ये कौन सा होगा, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, राइट। So refrigerator is device which transfer heat from cold body to hot body by doing external work on working। So अगर हमें ऐसा करना है, ये उसने क्या बताया कि heat cannot flow itself, मतलब वो अपने आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में नहीं जा सकता। सो अगर हमें कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में करवाना है हीट का ट्रांसफॉर्मेशन, सो हमें कुछ क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, यस, हमें उससे बाहर से कुछ एक्सटर्नल पंपिंग या कुछ एक्सटर्नल देना पड़ेगा, तभी हीट का फ्लो होगा। सो द कंप्रेशन इज ब्रॉट अबाउट एन एक्सटर्नल एजेंसी दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन वर्किंग सिस्टम। सो अगर हमें रेफ्रिजरेटर जो पूरा हीट इंजन से रिवर्स प्रोसेस में वर्क करता है, तो अगर वो हमें वर्क करवाना है तो उसके लिए हमें कुछ बाहर से एक्सटर्नल वर्क करना है। सो तभी हम रेफ्रिजरेटर को क्या पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो इसीलिए उसका फिर कंप्रेशन होता है, और कंप्रेशन होना होता है इसीलिए वो फिर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी वर्क कर सकता है। सो तीनों साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया, पहले वो केल्विन और प्लैंक ने बताया कि ऐसा कोई भी इंजन पॉसिबल नहीं है कि जिसमें वो सिर्फ एनर्जी गेन करे और वर्क डन दे, ऐसा पॉसिबल नहीं, कि विदाउट एनर्जी लॉस पॉसिबल नहीं है। सो सिंक ऑलवेज प्रेजेंट होगा, कि सिंक का टेम्परेचर वो एनर्जी इंजन ऑलवेज एनर्जी लॉस करेगा ही करेगा। और क्लूसियस ने ये बताया कि हीट का फ्लो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में अपने आप नहीं हो सकता। तो ये दोनों क्लियर है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। सो अगर हमें कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जाना है तो हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना ही पड़ेगा। ओके, सो उस पर से फिर एक कार्नोट थ्योरम बना ये सारे स्टेटमेंट से कि नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर। इसका मतलब कोई भी इंजन जो परफेक्टली रिवर्सिबल, जैसे कि कार्नोट इंजन में हमने आइडियली लिया था कि वो रिवर्सिबल है, इनिशियल स्टेट हम वापस ला सकते हैं। सो अगर कोई भी इंजन ऐसा हम डिराइव करें कि दोनों की टेम्परेचर लिमिट सेम है, दोनों T1 और T2 सेम टेम्परेचर पे अगर कार्नोट इंजन वो मशीन वर्क करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज़्यादा कभी भी हो नहीं सकती। और दूसरा उस कार्नोट थ्योरम में क्या डिफाइन किया कि एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर इज सेम विद व्हाटएवर द वर्किंग सब्सटेंस। सो अगर मशीन रिवर्सिबल नहीं है तो उसकी एनर्जी कार्नोट, उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर कोई कार्नोट रिवर्सिबल इंजन है, कार्नोट इंजन के जैसा ही रिवर्सिबल इंजन है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी एग्जैक्ट कार्नोट इंजन के जितनी, अगर सेम टेम्परेचर पे हम उसको वर्क कराएंगे, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सो कार्नोट थ्योरम यही डिफाइन करता है कि कोई भी मशीन की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो ये पूरा सेकेंड लॉ और कार्नोट थ्योरम वही बताता है कि कोई भी मशीन वर्क करवाने के लिए एनर्जी लॉस होगा, फिर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में अपने आप एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और किसी भी मशीन की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि ये
अपने आप तो हमने देख लिया कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, बट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में नहीं होगा। तो ऐसा क्या डिफाइन करें कि हम बोल सकते हैं कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा। तो एक वो हम डिफाइन करेंगे कि फिर साइंटिस्ट ने एक न्यू टर्म डिफाइन किया कि सारी की सारी प्रोसेस ऐसे ही होगी जिस प्रोसेस में एंट्रोपी का बढ़ावा हो, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो। तो ऐसे एक फिर नया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक नया कोऑर्डिनेट, जैसे कि वेरिएबल थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल थे हमारे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, फिर एक नया वेरिएबल ऐड किया जिसको नाम दिया एंट्रोपी, और ऐसा बताया कि प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस को अपने आप तभी होगी, उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज हो। सो ये एंट्रोपी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इधर तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो Yes, मैं ये पूरा पीपीटी आपको सेंड कर दूंगी, बट ये जो बाकी का जो जितना बाकी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? सो हेलो मैम। यस मैम आप कुछ एमसीक्यू हमें शेयर कर देंगे तो हमें पता चले कि इस तरह से आएगा। हाँ, वो एमसीक्यू ये पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पूछे जाएंगे। जैसे आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका है, वो क्या मतलब वो किसके बेस पे है, फिर कुछ आपको ऑप्शन दिए होंगे जैसे एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो किसके बेस पे है, या फिर नॉन एनर्जी पे। फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस which quantity और which thermodynamical variable remain constant। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर। यस, एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा भी पूछ सकता है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस और वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर दिया होगा कि कांस्टेंट, जीरो, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो वो आपको देना है कि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो उसमें क्या रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यस, फिर ऐसे एफिशिएंसी के कुछ एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि T1 T2 दिया हुआ है, सो कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ टेम्परेचर, फिर कुछ 4 ऑप्शन दिए होंगे कि 50%, 25%। तो इस तरह के एमसीक्यू आपको पूछे जा सकते हैं। हेलो मैम। मैम Yes. फिजिक्स में टोटल पेपर कितने होंगे? फिजिक्स के आपके 2 पेपर होंगे। कितने होंगे? 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के। यस, नहीं ये अगर 2 यूनिट का है तो ये आपका कुछ 70 मार्क्स का होगा शायद थर्मोडायनेमिक्स का, और मैकेनिक्स का 3 यूनिट का है तो वो आपका होगा 100 मार्क्स का। सो 3 पेपर मैकेनिक्स का पेपर होगा, मतलब जो तीनों यूनिट पढ़ा रहे हैं जो सर, वो तीनों यूनिट में से होगा कि फर्स्ट यूनिट वो सारा एक ही पेपर में होगा जो मैकेनिक्स का होगा, और ये थर्मोडायनेमिक्स का होगा तो ये दोनों जो यूनिट पढ़ा रहे अलग अलग टीचर वो दोनों का एक ही पेपर में होगा, ऐसे होगा। तो सब में एमसीक्यू होगा? अभी तक तो यही बताया गया है कि आपकी एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाली है। मैम ये सिलेबस लास्ट ईयर का है या फिर न्यू है ये? नहीं, सिलेबस तो लास्ट ईयर का ही है शायद। मैम सिलेबस कम नहीं हुआ है क्या? नहीं, सिलेबस तो उतना का उतना ही है, बट कुछ कम की, जितना भी आपको क्लास में करवाएगा ना पेपर तो उसी में से आएगा। अगर क्लास में आपको कोई, अगर सिलेबस कोई टीचर ने ऐसे नहीं करवाया है, सिलेबस में लिखा हुआ है बट क्लास में नहीं करवाया है, तो वो आपको एग्जाम में नहीं आएगा। सो उसका टेंशन मत लो, जितना करवाया है, क्योंकि वो इंटरनली डिपार्टमेंट से डिसाइड करते हैं कि ये इतना इतना करवाना है, इतना नहीं करवाना, तो जितना करवाया होगा उसी में से फिर आपके पेपर में आएगा। ओके मैम। ओके, सो जितना क्लास में करवाया हो वो अच्छे से पढ़ो, ठीक है? थैंक यू मैम। ओके, चलो ट्यूसडे आपको किसका लेक्चर होता है? सिद्धार्थ सर का? यस मैम। यस, तो ये ट्यूसडे भी आपका लेक्चर मैं लेने वाली हूँ। ओके मैम। ओके ठीक है, चलो ये मैं नोट्स आपको भेज देती हूँ 1-2 घंटे में, आज के जो एग्जाम्पल सॉल्व करवाए वो, और ये बाकी का ये रिवर्सिबल प्रोसेस और वो सब, ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके ठीक है, चलो बाय बाय। ओके चलो, थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।